दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान खंड के अंतर्गत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, नासा के मंगल ग्रह पर यान का क्या नाम है? ऑप्शन है आपके फिनिक्स, रोजर, फ्लोरिडा या जॉन कैनेडी। तो सही उत्तर है फिनिक्स। दोस्तों याद रखिएगा, फिनिक्स एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है जिसे नासा के मंगल स्काउट कार्यक्रम के तहत मंगल ग्रह पर अन्वेषण के लिए भेजा गया था। ये अंतरिक्ष यान 25 मई 2008 को मंगल पर उतरा था और ये मिशन नवंबर 2008 तक कार्यशील रहा था। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकन रोवर कौन था? तो उत्तर है स्पिरिट रोवर। दोस्तों स्पिरिट रोवर नासा के मंगल अन्वेषण रोवर मिशन के तहत मंगल पर भेजे गए 2 रोवरों में से एक था। यह एक रोबोटिक रोवर है जो 4 जनवरी 2004 को मंगल पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। ये रोवर 2010 तक क्रियाशील रहा। दूसरा रोवर अपॉर्चुनिटी वर्ष 2018 तक क्रियाशील रहा और नासा के मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन के तहत एक अन्य रोवर क्यूरियोसिटी 26 नवंबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था जो अगस्त 2012 में मंगल के गेल क्रेटर पर लैंड हुआ था और नासा द्वारा जुलाई 2020 में मंगल 2020 मिशन के तहत परसेवरेंस नामक रोवर का प्रक्षेपण किया गया था। अगला प्रश्न है, नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में क्या शामिल है? ऑप्शन है केवल जल और जिप्सम, जल, जिप्सम और मीथेन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है जल, जिप्सम और मीथेन। दोस्तों आप जान लीजिए कि नासा के स्पिरिट तथा अपॉर्चुनिटी मिशनों के फलस्वरूप मंगल ग्रह पर सल्फेट की उपस्थिति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं जो स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत देते हैं कि पूर्व में इस ग्रह पर जल उपस्थित था। जिप्सम जो कि एक प्रकार का सल्फेट है, उसकी उपस्थिति भी मंगल ग्रह पर दर्ज की गई है और मंगल के वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति से वहां जीवन की संभावना व्यक्त की गई है। अगला प्रश्न है, देखिए ये करंट का प्रश्न था लेकिन पुराना हो चुका है। अमेरिकी पत्रिका विज्ञान साइंस द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर चला है? तो सही उत्तर है मंगल ग्रह पर। दोस्तों मंगल ग्रह पर एक विशाल जो है भूमिगत झील खोजने का दावा किया गया है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में किसके? चंद्रमा के, सूर्य के, मंगल के या बृहस्पति के? तो सही उत्तर आप जान लीजिए दोस्तों, मंगल और बृहस्पति दोनों यानी सी और डी दोनों के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है। और आप जान लीजिए बृहस्पति के वायुमंडल में 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और 0.7% मीथेन और बहुत कम मात्रा में अमोनिया, सल्फर और जलवाष्प मौजूद है। और नासा के क्यूरियोसिटी मिशन से प्राप्त आंकड़ों से मंगल के वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति के संकेत मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन। तो सही उत्तर मीथेन हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि शनि ग्रह का वायुमंडल लगभग 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से निर्मित है। यहाँ पर अल्प मात्रा में मीथेन और जल, हिम इत्यादि की उपस्थिति भी दर्ज की गई है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र और शनि। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा शनि। दोस्तों आप जान लीजिए कि सौर मंडल के 8 ग्रहों में शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। बुध का घनत्व सर्वाधिक 5.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, शुक्र का 5.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, पृथ्वी का 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इसी तरह मंगल का 3.9, बृहस्पति का 1.3, शनि का 0.7 और यूरेनस का 1.3, नेपच्यून का 1.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों
अंतरिक्ष यान डिस्कवरी, जिसे 4 जुलाई 2006 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था, इसके ईंधन टैंक को भरा गया था किससे? तो उत्तर है दोस्तों, जो अंतरिक्ष यान होते हैं उसमें ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का मिश्रण भरा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए, स्पेस शटल की तरह रॉकेट भी प्रक्षेपित किया जाता है। ये उपग्रहों की तरह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और हवाई जहाज की भांति पुनः पृथ्वी पर उतर जाते हैं। किसी स्पेस शटल के मुख्य भागों में ईंधन टैंक, ऑर्बिटर, बूस्टर आदि शामिल होते हैं। इन अंतरिक्ष यानों के अंतरिक्ष ईंधन टैंक में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग प्रणोदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष खोज के लिए अपोलो 8 छोड़ा गया कब? तो आप जान लीजिए, अपोलो 8 का प्रक्षेपण संयुक्त राज्य अमेरिका, दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चंद्रमा की कक्षा के अध्ययन के लिए 21 दिसंबर 1968 को, तो यहाँ पर कोई डेट नहीं है, 21 दिसंबर 1968 को छोड़ा गया था। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये नासा का पृथ्वी की कक्षा के बाहर जाकर चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान था। अगला प्रश्न है, चंद्रकक्षी मिशन सेलिन 1 किस देश का है? तो उत्तर है सेलिन 1 जो है ये जापान का है, और ये जापान का प्रथम चंद्रयान है जो 14 सितंबर 2007 को प्रक्षेपित किया गया था। सेलिन 1 को कागुया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, जेट इंजन और रॉकेट के जो कार्यप्रणाली या सिद्धांत से संबंधित है। कथन है दोस्तों कि जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, और यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है, बिल्कुल सही है। और रॉकेट अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति गैस के रूप में और ईंधन के साथ ले जाता है, तो ये आपका सही नहीं है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, केवल एक सही है। जेट इंजन परिवेश से ऑक्सीजन प्राप्त कर अपने लिए थ्रस्ट प्राप्त करता है, जबकि रॉकेट स्वनिर्मित ईंधन को बाहर करके अपेक्षित ठेल प्राप्त करता है। इसी कारण जेट इंजन अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त होता है। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति को गैस के रूप में नहीं बल्कि द्रव या ठोस प्रणोदक के रूप में ले जाता है, तो इसलिए कथन 2 आपका सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फियर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, इसकी निर्दिष्ट व्याख्या क्या हो सकती है? पहला है कि नीचे के स्ट्रेटोस्फियर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है। दूसरा है, नीचे के स्ट्रेटोस्फियर में लंब रूपी हवाएं नहीं होती हैं। तो बिल्कुल दोनों ही कथन आपके सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि जेट विमान समताप मंडल में निम्न तापमानों पर ईंधन का दहन कुशलतापूर्वक कर लेते हैं। साथ ही समताप मंडल में संवहनी तापन के फलस्वरूप उत्पन्न वायुमंडलीय विक्षोभ का अभाव होता है। यद्यपि मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं जैसे बादलों का बनना इत्यादि क्षोभ मंडल में ही होती हैं, फिर भी कभी कभी समताप मंडल और मध्य मंडल में बादलों का बनना जैसी घटनाएं देखी गई हैं। समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती है, इसलिए समग्र रूप से कथन 1 और 2 दोनों जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो आप जान लीजिए, जेट इंजन दोस्तों ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस सिद्धांत पर रॉकेट का कार्य है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत संवेग संरक्षण पर है। रॉकेट से गैसें अधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं, जो रॉकेट के ऊपर उठने के लिए आवश्यक संवेग प्राप्त करती हैं। और संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होती है, दूसरे में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में हो जाता है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्ट्रैटेलाइट क्या होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, स्ट्रैटेलाइट अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है। अधिक ऊंचाई पर स्थापित एयरशिप है जो विभिन्न प्रकार के बेतार संचार सिग्नलों को प्रसारित करने हेतु एक अस्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। स्ट्रैटेलाइट सिद्धांतः एक उपग्रह के समान है, हालांकि यह किसी कक्षा के बजाय समताप मंडल में स्थापित किया जाता है, जिससे दो तरफा उच्च गति का डेटा संचार अधिक प्रभावी रूप से संपादित होता है। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक ताप से आशय क्या है?
तो उत्तर है क्रायोजेनिक ताप बहुत कम ताप होता है जिसमें -150 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर तत्वों को व्यवहार के अध्ययन को क्रायोजेनिक्स कहते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान क्रायोजेनिक तापमान कहलाता है। अगला प्रश्न है, न्यून तापमानों या क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है कहाँ पर, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, क्रायोजेनिक्स का उपयोग दोस्तों अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन और दूर मिति में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है किसमें, तो उत्तर है रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक्स या निम्न तापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक शब्द की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। ये शब्द ग्रीक भाषा के क्रायोस से बना है जिसका अर्थ है हिमशीत यानी आइस कोल्ड, यानी बर्फ की तरह शीतल या निम्न ताप। प्राय 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप को क्रायोजेनिक ताप कहते हैं। -150 डिग्री सेल्सियस पर भरे प्रणोदकों का सरलता से ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाला इंजन क्रायोजेनिक इंजन कहलाता है और क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न तापी इंजन प्रयोग में लाते हैं। देखिए, तो सही उत्तर है जो निम्न तापी इंजन है वो द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में और द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन बी आप देख सकते हैं दोस्तों, निम्न तापी या क्रायोजेनिक इंजनों में सामान्यतया द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में और द्रव हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में प्रयुक्त होती हैं। क्रायोजेनिक इंजन की सहायता से ही जीएसएलवी रॉकेट में प्रयुक्त होने वाले प्रणोदक यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को न्यून ताप पर द्रव अवस्था में रखा जाता है। इससे स्पष्ट है कि क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित इंजनों में द्रव प्रणोदकों का प्रयोग किया जाता है। चूँकि द्रव अवस्था में गैसें सघन होती हैं इसलिए इसे गैसीय अवस्था की अपेक्षा अधिक सरलता से नियंत्रित किया जा सकता है और निम्न तापी इंजन यानी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग स्पेस शटल में किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है किसमें, तो सही उत्तर है दोस्तों, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जो है वो स्पेस शटल में किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑप्शन सी, स्पेस शटल में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको रॉकेट नोदकों के रूप में प्रयोग में नहीं लिया जाता है, द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन या मिट्टी का तेल। तो सही उत्तर हो जाएगा ये सभी दोस्तों रॉकेट के नोदकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, कोई भी इनमें से अलग नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल और इसरो के सहयोग से क्या बनाता है। ऑप्शन है कृषि प्रौद्योगिकी, जीएएएस सोलर सेल, परमाणु तकनीकी या सीडेक। तो सही उत्तर है जीएएएस से सौर सेल बीईएल और इसरो के द्वारा बनाया जाता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसरो के सहयोग से जीएएएस सेल बनाता है। इसका तात्पर्य गैलियम आर्सेनाइड है। इसके माध्यम से अंतरिक्ष में सैटेलाइट को आवश्यक ऊर्जा मिलती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2006 कथन है यहाँ पर 2006 में भारत ने रॉकेट कार्यक्षेत्र में पूर्ण निम्न ताप अवस्था का सफल परीक्षण किया था। बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ही केवल ऐसा देश है जिसने रॉकेट कार्यक्षेत्र में निम्न ताप अवस्था के प्रयोग की क्षमता प्राप्त कर ली है। तो ये आपका सही नहीं है, केवल एक आपका सही है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि निम्न ताप अवस्था का परीक्षण करने वाला भारत विश्व का 6वां देश है। इसके पूर्व अमेरिका, रूस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, चीन और जापान के पास ये क्षमताएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए, रीसेट 2 उपग्रह कक्षा में PSLV C-12 द्वारा अप्रैल 2009 में श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। बिल्कुल सही है। एक दूसरा उपग्रह अनुसेट भी PSLV C-12 द्वारा कक्षा में छोड़ा गया। इसका निर्माण अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही। अनुसेट एक परीक्षणीय संचार उपग्रह सही है और रीसेट 2 एक खोजी उपग्रह है और देश की सीमाओं की चौकसी में सक्षम है। तो इसमें दोस्तों चारों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उपग्रहों और उनके प्रक्षेपकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो यहाँ पर इनसेट श्रृंखला के सभी उपग्रह विदेशों से छोड़े गए, ये सही नहीं है। पीएसएलवी का उपयोग आईआरएस श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए किया गया, बिल्कुल सही है। भारत ने जीएसएलवी के तीसरे चरण को शक्ति प्रदान करने के लिए पहली बार स्वदेश निर्मित शीत जनित इंजनों का प्रयोग किया है, बिल्कुल सही है। और चौथा है 2001 में छोड़े गए GSAT में अंकीय प्रसारणों और इंटरनेट सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए अर्जक भार जो है पेलोड है। तो आप जान लीजिए 2, 3, 4 आपके सही हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इस प्रश्न की व्याख्या पर हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये पुराना प्रश्न है और जो भी है करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न था, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 कथन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन से सही हैं। भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पीएसएलवी से वो उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों की मॉनिटरिंग में उपयोगी हैं, जबकि जीएसएलवी को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है पीएसएलवी द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में अस्थायी रूप से स्थिर रहते प्रतीत होते हैं, जैसा कि पृथ्वी के एक विशिष्ट स्थान से देखा जाता है, ये सही नहीं है। और जीएसएलवी MK3 एक 4 स्टेज वाला प्रमोचन वाहन है जिसमें प्रथम और तृतीय चरणों में ठोस रॉकेट मोटरों तथा द्वितीय चतुर्थ में द्रव रॉकेट इंजनों का प्रयोग होता है, ये गलत है। केवल और केवल एक आपका सही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है कैसे? डॉपलर प्रभाव, राडार द्वारा, सोनार द्वारा या पल्सर द्वारा? तो सही उत्तर है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। दोस्तों आप जान लीजिए कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग के द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है और ये ट्रैकिंग ट्रांसमीटर और रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से ये ट्रैकिंग संभव होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है? SLV-3, RSD-1, IRS-1D और INSET-2D? तो सही उत्तर है SLV-3। SLV-3 दोस्तों ये अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है और SLV-3 जो है आप जान लीजिए कि ये उपग्रह नहीं बल्कि भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। अगला प्रश्न है, GSLV-D2 को जो हाल में कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है, ये किस प्रकार का उपग्रह है? तो GSLV भारत का स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान है और ये 3 चरणों वाला यान है और इसको भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया गया है और इसके द्वारा 1825 किलोग्राम वजनी संचार उपग्रह GSAT-2 को कक्षा में स्थापित किया गया और ये उड़ान 8 मई 2003 को हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विज्ञान रेल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित पहियों पर विज्ञान प्रदर्शनी है, गलत है। विज्ञान प्रसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, ये भी गलत है। और इसरो का शैक्षणिक उपग्रह इसमें फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया। तो इनमें पूछा गया है कौन से कथन सही हैं, तो कोई भी कथन सही नहीं है। और आप देख लीजिए दोस्तों कि विज्ञान रेल, याद कर लीजिए, रेल मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित पहियों पर विज्ञान प्रदर्शनी है और 15 दिसंबर 2003 को नई दिल्ली में इस रेल को शुरू किया गया है। इसमें भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित उपलब्धियों को दर्शाया गया है। तो कथन एक गलत हो गया। विज्ञान प्रसार 1989 में स्थापित विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला एक स्वायत्त निकाय है, न कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन। और तीसरा कथन है कि इसरो के शैक्षणिक उपग्रह एजुसेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित नहीं किया गया था। अगला प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, शैक्षणिक सेवाओं के लिए उपग्रह एजुसेट अंतरिक्ष में भेजने में भारत पहला राष्ट्र हो गया है। ये उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये डेट याद रखिएगा, 20 सितंबर 2004 को प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है कि भारत ने सितंबर 2002 में अपने प्रथम पूर्ण मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह मेटसेट का परीक्षण किया था, बिल्कुल सही है। और पहली बार अंतरिक्ष वाहन PSLV-C4 ने भू समकालिक कक्षा में 1000 किलोग्राम से अधिक अर्जक भार लेकर प्रवेश किया। तो दोनों ही सही हैं, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारत के प्रथम पूर्ण मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह मेटसेट का प्रक्षेपण 12 सितंबर 2002 को किया गया था। PSLV-C4 ने पहली बार भू समकालिक कक्षा में 1000 किलोग्राम से अधिक 1060 किलोग्राम के मेटसेट उपग्रह को स्थापित किया और मेटसेट को भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक को नया नाम कल्पना 1 दिया गया है, कौन है? इनसेट 1A, मेटसेट, इनसेट 2B और अग्नि 3। तो दोस्तों, आप जान लीजिए मेटसेट 1 को कल्पना 1 नाम दिया गया है और ये जो उपग्रह है आप जान लीजिए कि भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया था और कल्पना चावला की स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटना में 1 फरवरी 2003 को मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, सितंबर 2002 में भारत ने कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया था? तो उत्तर है मेटसेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो सही उत्तर है सत्यभामा सेट। दोस्तों, आप जान लीजिए सत्यभामा सेट सत्यभामा विश्वविद्यालय चेन्नई के छात्रों द्वारा निर्मित उपग्रह है और 1.5 किलोग्राम वजनी इस उपग्रह का प्रक्षेपण PSLV-C34 द्वारा जून 2016 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का अग्रवर्ती संचार उपग्रह GSAT-8 21 मई 2011 को छोड़ा गया था, कहाँ से? तो सही उत्तर है कोरू से। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय उपग्रह GSAT-7 अनन्य रूप से बनाया गया है किसके लिए? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो ऑप्शन है आपके मौसम के पूर्वानुमान के लिए, सैन्य संचार के लिए, मार्स मिशन के लिए और चंद्रमा की विशेष जानकारी के लिए। तो सही उत्तर है सैन्य संचार के लिए दोस्तों भारतीय उपग्रह GSAT-7 बनाया गया है। दोस्तों, GSAT-7 इनसेट की चौथी पीढ़ी का उपग्रह इनसेट 4F है, जिसे लोकप्रिय नाम रुक्मिणी दिया गया है। GSAT-7 नौसेना को पूर्णतः समर्पित भारत का प्रथम संचार उपग्रह है और 30 अगस्त 2013 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट एरियन 5 से GSAT-7 को प्रक्षेपित किया गया। अगला प्रश्न है, इसरो के द्वारा निर्मित कुछ उपग्रहों की सूची उनके प्रक्षेपण की दिनांक के साथ नीचे दी गई है। इन उपग्रहों में से जो 2 अपनी कक्षा तक पहुंचने में विफल रहे थे वो कौन है? तो GSAT-4 और GSAT-5P, ये दोनों उपग्रह अपनी कक्षा तक पहुंचने में असफल रहे, 2 और 3। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह 29 सितंबर 2012 को भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये 2012 में ये PCS मेंस में पूछा गया था। 29 सितंबर 2012 को भारत के दूरसंचार उपग्रह GSAT-10 को फ्रेंच गुयाना कोरू से एरियन 5 ECA रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSAT-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो सही उत्तर GSLV-F8। याद रखिएगा, GSLV-F8 जो है ये इस रॉकेट से GSAT-6A उपग्रह लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, अंतरिक्ष तकनीक के संदर्भ में भुवन जो हाल में चर्चित हुआ क्या है? आपको बताना है। भुवन एक अंतरिक्ष यान जिससे चंद्रमा पर संभावित मानव रिहाइश की खोज के लिए भेजना प्रस्तावित है। इसरो द्वारा अंतरिक्ष में सुदूर से शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए भेजा गया उपग्रह, एक अंतरिक्ष टेलीस्कोप जो भारत ने बनाया है और इसरो का एक भर्ती विषयक पोर्टल जिसमें 3D फोटो लेने की क्षमताएं हैं।
तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। भुवन जो है ये इसरो का एक पृथ्वी विषयक या जियो पोर्टल है जिसमें 3D फोटो लेने की क्षमताएं हैं। दोस्तों भुवन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है जिससे भारत के भूभागों को त्रिविमीय चित्रों के रूप में इंटरनेट पर देखा जा सकेगा। गूगल अर्थ और विकीमैपिया की भांति इसमें भूभागों को अलग अलग ऊंचाइयों से देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भौतिक विज्ञान में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। चूँकि ये जो प्रश्न पूछे गए हैं ये उस समय आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के हिसाब से तत्कालीन जो रॉकेट प्रक्षेपण है या उपग्रहों का प्रक्षेपण है उनके आधार पर ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो आपको वर्तमान परीक्षाओं की दृष्टि से जो पिछले 6 महीने और साल भर में उपग्रह प्रक्षेपण किए गए हों और रॉकेट प्रक्षेपण या रॉकेट परीक्षण किया गया हो उन सभी की जानकारी आपको एक क्रम से रखनी पड़ेगी, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। तो ये वीडियो रिवीजन में उतना तो कारगर नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं तो इसी हिसाब से आप करंट अफेयर्स में जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न हैं उनको तैयार करिएगा। दोस्तों आगे के वीडियो में हम रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।